हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ लोकोमोशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले सर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही कहा था और इस वीडियो के स्टार्टिंग में कह रहा हूं कि जो बच्चों को मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन समझना है तो वो मेरे पहले के वीडियो जरूर देखेंगे। मायोफिब्रिल, सार्कोमियर, एक्टिन, मायोसिन, ये चारों का स्ट्रक्चर तुमको याद रहना चाहिए। क्योंकि मायोफिब्रिल में आपने पढ़ा ए बैंड, आई बैंड, दैट इज डार्क बैंड, लाइट बैंड, जेड लाइन, एम लाइन, एच जोन। एच जोन क्या होता है वो आपको पढ़ाया गया। फिर एक्टिन एंड मायोसिन का स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एक्टिन इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। और आपका ये किससे बन रहा था बेटा? मायोसिन। मायोसिन इज मेड अप ऑफ मेरोमायोसिन। तकरीबन 300 मेरोमायोसिन थे, उसके हिसाब से वो बन रहा था सर। ठीक है। अब सर कहानी आगे की ऐसी है कि इन सबको मिला के हमको क्या करना है सर? मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो जो बच्चों के पिछले वीडियोस क्लियर है उनके लिए आज का लेक्चर एकदम आराम से जाएगा, लेकिन जिनके नहीं है उनको पढ़ना जरूरी है सर। तो सर मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी और मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे थ्योरीज है जो मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एक थ्योरी ऐसी है विच इज वर्ल्ड वाइड ज्यादा लेवल पे एक्सेप्ट हुई है और अपने सिलेबस में भी उसको इंक्लूड किया गया, और वो है बेटा कौन सी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मतलब सर वर्ल्ड वाइड ये थ्योरी बहुत अच्छे लेवल पे एक्सेप्टेंस है इसका, और दूसरा हमारे सिलेबस में भी ये एक ही थ्योरी दी गई है। तो हम लोग एक ही थ्योरी पढ़ेंगे, 10 थ्योरी पढ़ने की हमको गरज नहीं, जितना दिया हमको उतना ही पढ़ना है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऐसा कहा जाता है इट इज मोर सुटेड टू स्ट्राइटेड मसल। कौन से मसल को सर ये सुटेड है? स्ट्राइटेड। और स्ट्राइटेड मसल अपने पास दो है, स्केलेटल एंड कार्डियक। स्केलेटल एंड कार्डियक, आई मीन टू से दैट ये थ्योरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज नॉट सुटेड टू स्मूथ मसल्स। विसरल मसल के लिए नहीं बनी, क्योंकि बेटा विसरल मसल्स नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, उसमें कोई डार्क बैंड, कोई लाइट बैंड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा। इसके लिए आपको क्या ध्यान में देना है बेटा अपने को? इट इज सुटेड टू ओनली फॉर द स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है। अब सर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को अगर समझना है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा। कहानी की शुरुआत हमेशा कहां से होगी? इम्पल्स से। सर कोई भी मसल, चाहे स्केलेटल हो, स्मूथ हो, कार्डियक हो, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो पहले आपको इंपल्स लाना पड़ेगा। और स्केलेटल मसल, अभी हम स्केलेटल मसल की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो स्केलेटल मसल के मामले में इंपल्स आएगा कहां से? फ्रॉम द, कहां से आएगा बच्चों? फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वो इंपल्स लेकर कौन आएंगे? मोटर न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन बेटा? मोटर न्यूरॉन्स। चलो एक रफ इमेज बना लेते समझने के लिए। न्यूरॉन का तो डायग्राम सभी बच्चे जानते हैं, तो ये मैं बना रहा हूं एक न्यूरॉन। ये एक्सॉन के ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेस, और ये उसका एंडिंग पार्ट एक्सॉन नॉब्स, या जिसे हम लोग बोलते थे बेटा सिनेप्टिक नॉब। ये रहेंगी उसके ऊपर की माइलिन शीट, मतलब ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है। और ये रहे तुम्हारे डेंड्राइट्स, और ये रहा उसके अंदर का न्यूक्लियस। तो सर बन गया ये एक न्यूरॉन। और जनरली ये कौन सा न्यूरॉन है बेटा? मोटर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है बच्चा? मोटर न्यूरॉन। अब आप बात को समझिए, ये इंपल्स लेकर आ रहा है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इंपल्स लेकर आ रहा है सर। अब ये इंपल्स लाके किसको देगा? टू योर मसल फाइबर। किसको देने वाला बेटा? मसल फाइबर। अब सबसे पहले मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर, ये पूरे डायग्राम को मिला के एक टर्म दिया जाता है, और वो टर्म होता क्या है सर? तो यहां पे पॉइंट नंबर 1 बन रहा है, दैट टर्म इज नोन एज मोटर यूनिट। ठीक है। सो व्हाट इज मोटर न्यूरिन? मोटर यूनिट, दैट इज अ मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर्स। मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, ये जो आपको दिख रहा है, इसको पूरे को मिला के क्या बोला गया? मोटर यूनिट। अब सर क्या हो रहा है? ये इंपल्स हमको पहुंचाना है इधर नीचे। अब थोड़े लेबलिंग्स पे ध्यान देते बेटा। अब देखिए ये लेबलिंग, मतलब ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सार्कोलेमा। और उसके अंदर के साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सार्कोप्लाज्म। सार्कोलेमा एंड सार्कोप्लाज्म। अब इसके अंदर 2 सेल ऑर्गेनेली हमारे लिए जरूरी है, एक है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी सेल ऑर्गेनेल हमारे लिए कौन सी जरूरी है? माइटोकॉन्ड्रिया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप भूले तो नहीं, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता था टी ट्यूब्यूल बोल के, एक रास्ता जो अंदर आता था, और ये एक्चुअली रास्ता किसका था? सोडियम के दरवाजे थे। अब चलिए वही कहानी अपने को फिर से दोहरानी पड़ेगी सर, ध्यान दीजिए। अब क्या होता है, यहां से इंपल्स आ रहा है, अब ये इंपल्स सार्कोलेमा से अंदर डालना है। अब आपको याद कीजिए, मैंने आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा चुका हूं बेटा, तो इसके हिसाब से आप लोग याद कीजिए,
एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे क्या जा रहा है बेटा, इंपल्स, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जब इंपल्स जाता है तो बीच में होती है एक दरार, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब यहां का इंपल्स वहां जाने के लिए उसमें हम लोग क्या देते थे, केमिकल, और यहां पर भी वही है, ये सिनेप्टिक नॉब्स, इसके अंदर होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये लोग क्या बनाते हैं बेटा, केमिकल्स, दैट केमिकल्स आर न्यूरोट्रांसमीटर। अब उन्होंने अपना केमिकल ये गैप में छोड़ दिया, मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच में जो गैप था उन्होंने ये केमिकल यहां छोड़ दिया। सो केमिकल का नाम है बेटा क्या, वही अपना पुराना दोस्त है, एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन, क्या नाम है बेटा, एसिटिल कोलिन। अब आप ध्यान दीजिए, ये एसिटिल कोलिन की मदद से क्या होगा, ये टी ट्यूब्यूल, ये जो टी ट्यूब्यूल है वो दरवाजा खुल जाएगा, और दरवाजा खुलते क्या होने वाला सर, बाहर का जो सोडियम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो अंदर आना शुरू होगा। भूलिए मत बेटा, ये जो मसल फाइबर, ये मसल सेल है, इसके आजू बाजू पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहेगा। आजू बाजू क्या रहेगा सर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर का जो सार्कोप्लाज्म है उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब आप इंपल्स की थ्योरी याद कीजिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम डोमिनेंट है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन डोमिनेंट होता है, पोटेशियम। बाहर का माहौल होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और अंदर का माहौल क्या रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सब मैं कौन सी थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, नर्वस सिस्टम की थ्योरी में। अब सर बाहर से जब सोडियम अंदर आएगा तो अंदर का माहौल हो जाएगा पॉजिटिव और अंदर जनरेट हो जाएगा एक करंट, एक्शन पोटेंशियल, और जैसे ही अंदर करंट बनेगा वो करंट दौड़ेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ये करंट दौड़ रहा है सर, और ये करंट किसको एक्टिवेट करेगा सर, दो सेल ऑर्गेनली, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होगा सर, कैल्शियम, और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज होगा, एटीपी। अब कहानी ध्यान से सुनिए, ये कैल्शियम और एटीपी एक साथ निकले और वो एक साथ कहां जा रहे हैं, टुवर्ड्स द एक्टिन एंड मायोसिन। ये देखो बच्चा, एक्टिन, दिस इज मायोसिन। एक्टिन के ऊपर जो सॉकेट है मायोसिन बाइंडिंग साइट, उसको धागे से लपटा हुआ था, ट्रोपोमायोसिन। अब वो धागा हटाना है, उसके लिए कौन आ रहा है, कैल्शियम। कौन आ रहा है बेटा, कैल्शियम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम निकलेगा वो जाके अटैच होगा ट्रोपोनिन सी को, और ट्रोपोनिन सी धागा बाजू करेगा, जिससे सॉकेट क्या हो जाएंगे, एक्सपोज। अब नीचे वाला पार्ट मायोसिन, ये मायोसिन का हेड, इस पे आके कौन अटैच होगा, एटीपी। एटीपी का ब्रेकडाउन होगा विद द हेल्प ऑफ एटीपेज एंजाइम, और उसको मिलेंगी एनर्जी। यहां से धागा सरकेगा, नीचे एनर्जी मिलेगी, और ये मायोसिन जाके अटैच हो जाएगा किसको, एक्टिन को। मतलब कैल्शियम और एटीपी एक साथ आए तो ही काम होगा। कैल्शियम एक्टिन पे एक्शन लेगा और एटीपी जाके कहां काम करने वाला सर, मायोसिन पे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सर, अटैच। और अटैच होने के बाद क्या हो जाएगा, मायोसिन किसको खींचेगा सर, एक्टिन को। याद रखना, एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन, लेकिन एक्टिन खुद से स्लाइड नहीं होता है, एक्टिन को लेकर आता है कौन, ये मायोसिन। ऐसा ये मायोसिन ऐसा ढकेलते रहता है और ये उसको लेकर आते रहता है। समझ में आ गई बात। तो एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन, बट मायोसिन इज पुलिंग द एक्टिन, मायोसिन इज पुलिंग द एक्टिन। तो ये जो ब्रिज बनाना है एक्टिन और मायोसिन के बीच का ब्रिज, इनको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। और इसके लिए कैल्शियम और एटीपी दोनों ही क्या है सर, जरूरी। तो आगे क्या होने वाला है, ये थोड़ी सी कहानी मैंने बता दिया, लेकिन अब कुछ टर्मिनोलॉजी और बाकी। अब ये जो आपका न्यूरॉन और सार्कोलेमा, मतलब ये जो न्यूरॉन और ये जो सार्कोलेमा है, इसके बीच में जो जंक्शन बना उसे एक नाम रखा जाता है सर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, and another name is motor end plate. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। तो सर यहां पर क्या क्या बन रहा है, इट इज अ जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलेमा। इट इज अ जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलेमा। अब ये जंक्शन से क्या हो गया, इंपल्स ट्रांसमिशन हो गया, मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर आया और सोडियम आयंस कहां चले गए सर, अंदर। सो इनफ्लक्स ऑफ Na प्लस, इससे क्या हो गया, इट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल बोलते करंट, आपके सार्कोप्लाज्म में करंट बन गया, और ये करंट से क्या हो गया सर, दो सेल ऑर्गेनली एक्टिवेट हो गए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां से क्या रिलीज हो गया, कैल्शियम एंड एटीपी। तो यहां तक क्लियर है, इसको लिख लीजिए बेटा आप पहले। अब सर अगला पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट। तो अब क्या हो रहा है सर, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में लिख रहा हूं SR,
एंड दूसरा रिलीज ऑफ एडीपी, एटीपी कहां से सर? फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये दोनों रिलीज होके क्या कर रहे हैं आप जानते हैं। कैल्शियम किसके पास गया? ट्रोपोनिन सी, और धागे को हटाना शुरू किया, इसको बोलते हैं अनमास्किंग। और एटीपी किसके पास गया था बेटा? मायोसिन, ठीक है, एनर्जी देने के लिए। तो सर कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन गए, अटैच हुए किसको जाके? ट्रोपोनिन सी, और ट्रोपोनिन सी से यहां से क्या शुरू हो गया सर? अनमास्किंग, अनमास्किंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट। अनमास्किंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। नेक्स्ट एटीपी कहां गया सर? एटीपी वो मायोसिन के हेड पे गया सर, और एटीपी का ब्रेकडाउन होकर क्या बना सर? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब सर ये कौन से एंजाइम ने किया? एटीपेस। ये कौन से एंजाइम ने किया? एटीपेस। और इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, यहां पे दो आयन्स है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये दो आयन्स है, ये आपको ध्यान रखना है। सो मैग्नीशियम आप पहली बार देख रहे हो बेटा, तो मैग्नीशियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पक्के से ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा। सो एटीपी से एडीपी और पीआई, ठीक है, ये बन गया। अब सर नेक्स्ट मुद्दा, मैं यहां पे आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैग्नीशियम का रोल और कहां इंपॉर्टेंट है सर। सो मैग्नीशियम का रोल एक और जगह इंपॉर्टेंट था सर, वो क्या था? मैग्नीशियम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एफ एक्टिन। एफ एक्टिन याद करो बेटा पिछले वीडियो का। एफ एक्टिन को कैसे बनाया? एफ एक्टिन बनता है जी एक्टिन से। जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर, गोल 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 प्रोटीन एक दूसरे से अटैच करने पड़ते हैं, और उस अटैचमेंट में आपकी कौन मदद करता है सर? मैग्नीशियम। कौन मदद करता है? मैग्नीशियम। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैग्नीशियम नहीं होता तो एफ एक्टिन नहीं बनता, और एफ एक्टिन इज द मेन कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्टिन। मतलब आप समझ रहे हो, अगर मैग्नीशियम नहीं होता तो ये एक्टिन बनता ही नहीं, और फिर आप किसको स्लाइड कराते बेटा? किसको नहीं स्लाइड करा सकते। तो एक्टिन बनाने के पीछे, एफ एक्टिन बनाने के पीछे मैग्नीशियम का रोल इंपॉर्टेंट है। अब एक एमसीक्यू आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसमें दो ऑप्शन रहते हैं, एक कैल्शियम एंड सोडियम और दूसरा होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम वाला टिक करना बेटा, क्योंकि मैग्नीशियम का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं यहां लिख देता हूं सर, एमसीक्यू लिख दे रहा हूं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल in muscle contraction, plays important role in the muscle contraction। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है कंसेप्ट। अब सर अपन 7वें पॉइंट तक आ गए। कैल्शियम ने अनमास्किंग कर दिया और एटीपी से एनर्जी मिल गई। अब यहां पे क्या बनने वाला सर? ब्रिज। क्या बनने वाला है सर? ब्रिज। तो चलो बना लेते सर। नाउ द 8th पॉइंट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, और क्रॉस ब्रिज को हम लोग क्या नाम देते सर? एक्टोमायोसिन ब्रिज। क्रॉस ब्रिज को हम लोग क्या नाम देंगे सर? एक्टोमायोसिन ब्रिज। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है पूरा? ठीक है। अब सर आगे का मामला, क्रॉस ब्रिज और एक्टोमायोसिन ब्रिज। जैसी ब्रिज बन गया, अब ये मायोसिन किसको पुल करेगा? एक्टिन को। मतलब एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन, तो ये बन जाता है सर 9th पॉइंट। एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर मायोसिन। एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? तो एक्टिन एक बार स्लाइड करने लग गया, एक्टिन ऐसा स्लाइड करने लग गया मायोसिन के ऊपर, तो उसको ही बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्लाइडिंग हो गई मतलब कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस हो चुकी सर, काम खत्म। ठीक है। अब चलिए, इतनी जल्दी कैसे खत्म होगा? अब कंक्लूजन्स निकालने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू क्या आता है? एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की मदद से ये क्रॉस ब्रिज बनता है कि टूटता है? बनता है कि टूटता है? आपका आंसर क्या रहेगा? जल्दी सोचिए। एटीपी की मदद से, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैं बता देता हूं, टूटता है। बहुत सारे लोग सोचते बनता है, नहीं बेटा। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, खाना खाकर एनर्जी मिलेंगी, खाने को देखने से एनर्जी नहीं मिलेंगी। तो एटीपी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, उसको देख के एनर्जी मिल जाएगी क्या? वो देखो एटीपी आ रहा है, आ रहा है, और ये डायरेक्ट जाके अटैच होगा एटीपी को देख के। ऐसा नहीं होता है सर।
एटीपी आएगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, उसमें से एनर्जी निकलेंगी, तब जाके मायोसिन अटैच होगा किसको, एटीपी को। अब देखो मान लो ये पहले से ब्रिज बना हुआ है, अब इसने एक्टिन को खींचा, लेकिन सर ज्यादा एनर्जी नहीं थी ना, एक फास्फोरस की एनर्जी थी। अब आगे क्या होने वाला है, एक और एक्टिन आएगा और खींचना है, तो जब दूसरा एटीपी आएगा, सॉरी एक और एटीपी आएगा, अब वो एटीपी क्या करेगा, पहले ब्रिज तोड़ेगा। सर क्यों, क्योंकि ब्रिज तोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एटीपी इस मायोसिन पे क्या होने वाला था सर, अटैच। एटीपी को अटैचमेंट करने के लिए एक्टिन से उसको तोड़ना जरूरी था। मायोसिन पे जाएगा, एनर्जी बनेगी, एडीपी बनेगा, फॉस्फेट रिलीज होगा, फिर से क्या बनेगा, ब्रिज। सादी भाषा में जब जब एटीपी आएगा ब्रिज टूटेगा, डिटैचमेंट, ब्रेकेज ऑफ ब्रिज। और ब्रिज का ब्रेकेज मतलब ब्रिज का जो ब्रेकेज होता है उसका मतलब होता है रिलैक्सेशन, और ब्रिज का जो फॉर्मेशन होता है उसका मतलब होता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो ब्रिज जब जब बनेगा कॉन्ट्रैक्शन, ब्रिज जब जब टूटेगा तब तब रिलैक्सेशन। तो एटीपी के आने से एक्टिन और मायोसिन का ब्रिज टूटता है, लेकिन एटीपी से जो एनर्जी मिलती है, एटीपी के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलती है, उससे ब्रिज वापस से बनेगा। तो ये एमसीक्यू अपना बनता है सर यहां पे, एमसीक्यू एटीपी के वजह से लीड टू व्हाट, ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज, ठीक है। और सर एडीपी के वजह से, एडीपी बोलना या तो आपको क्या बोलना पड़ेगा सर, एनर्जी फ्रॉम एटीपी, क्योंकि वो एक फास्फोरस रिलीज होगा ना, एटीपी से एक फॉस्फेट रिलीज हो तो क्या बन जाता है, एडीपी। तो इससे क्या होने वाला है सर, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। इससे क्या होने वाला है सर, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो ये एमसीक्यू है, एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब मेरे को इतना समझ में आता है बेटा कि ब्रिज बन रहा है, एक्टिन को स्लाइड कर रहा है, लेकिन ये एक्टिन के स्लाइडिंग से सार्कोमियर के स्ट्रक्चर में भी क्या पड़ने वाला है बेटा, फर्क। अब आपको सार्कोमियर इमेजिन करना पड़ेगा, चलिए उसका भी डायग्राम बना लेते सर हम लोग। मान लीजिए ये आपकी दो जेड लाइंस, ठीक है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, ठीक है, और ये पार्शियली ओवरलैप करते क्या है बेटा, एक्टिन। तो ये सब चीज़ों को हम पहले से जानते हैं बेटा, ये हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है, ये डायग्राम हम पहले से जानते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं बस। ये हो गया आपका आई बैंड, यहाँ से भी क्या हो गया सर, ये आपका आई बैंड, और ये पूरा हो गया आपका क्या सर, ए बैंड, दैट इज अ डार्क बैंड। द सेंटर ऑफ ए बैंड, जहां पे अभी तक एक्टिन ने मायोसिन को ओवरलैप नहीं किया था, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे बेटा, एच जोन। क्या बोलते थे, एच जोन। तो ये डायग्राम भी हम पहले बना चुके हैं, कुछ नया नहीं है। अब बस क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, सबसे पहले ये मायोसिन से हेड निकले, और उन्होंने जो आजू बाजू के एक्टिन थे उनसे क्या बना दिया बेटा, ब्रिज, क्रॉस ब्रिज। ये देखो, मायोसिन इज मेकिंग क्रॉस ब्रिज विद एडजेसेंट एक्टिन मॉलिक्यूल्स, आजू बाजू के एक्टिन मॉलिक्यूल से ये हो रहा है। इज दिस क्लियर, पक्का। अब आगे की कहानी सुनिए। अब ये जो मायोसिन है आजू बाजू से एक्टिन को खींचेगा ना, आप क्या सोच रहे, सिर्फ एक ही एक्टिन खींचा जा रहा है, नहीं, यहां से एक्टिन है तो उस तरफ से भी एक्टिन होगा, मतलब लाइक दिस। अब ये भी खींचा जाएगा और ये भी खींचा जा रहा है सर, ये देखना, इधर देख डायग्राम में देख, ये मायोसिन इधर की भी एक्टिन को खींचेगा, इधर की भी, ये देख। अब ये दो एक्टिन है, दोनों अंदर 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 खींचे जा रहे हैं, और उसको कौन खींच रहा है, सेम मायोसिन, दोनों तरफ से खींच रहा है, दोनों तरफ से अंदर लेकर आ रहा है। बेटा ये आपको ध्यान देना, जब ये दोनों एक्टिन यहां से अंदर जाएंगे तो ये जो बीच का एच जोन था उसका अस्तित्व तो क्या होने वाला है, खतरे में आने वाला है। मतलब एच जोन इज गोइंग टू बी रिड्यूस, वो डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एच जोन वो पट्टा था जहां पे एक्टिन नहीं था, लेकिन अब एक्टिन अंदर 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 घुस रहा है, और जब दोनों एक्टिन ज्वाइन हो जाएंगे तो एच जोन इज गोइंग टू बी डिमिनिश। मेरे को बताओ आप, ये एक्टिन और मायोसिन, यहां पे एच जोन था, ये ओवरलैपिंग हो रही है, राइट। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई ये परमानेंट है कि टेम्पररी है, टेम्पररी सर, ये कभी ना कभी वापस आ जाएगा। मतलब एच जोन जो अभी गायब हुआ है वो कभी ना कभी वापस आ ही जाएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा देख, ये धीरे 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 अंदर जा रहा है। अब बात सोच, सबसे पहले अभी क्या ध्यान दें, ए बैंड कितना है, ये ए बैंड की बाउंड्री है अपनी,
ये इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ए बैंड। क्लियर है? अब इधर ध्यान दे, ये जेड लाइन से लेकर इस लाइन तक ये क्या हो गया बेटा, आई बैंड। ये इधर से लेकर जेड लाइन तक ये क्या हो गया बेटा, आई बैंड। पक्का? अब सर जब आप दोनों एक्टिन को खींच के अंदर 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 ला रहे हो, तेरे को नहीं लगता है कि जेड लाइन अपने जगह से हिल के आगे आगे बढ़ने वाली टुवर्ड्स दिस ए बैंड, टुवर्ड्स दिस मायोसिन, और यहां से भी ऐसे होने वाला है, अंदर 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 की तरफ बढ़ने वाले। अगर सर जेड लाइन अपनी जगह से हिल के टुवर्ड्स द ए बैंड गई, यहां से भी हिल के टुवर्ड्स द ए बैंड गई, तो तेरे को नहीं लग रहा है कि ये जो आई बैंड था, आई बैंड वो भी क्या होने वाला है, रिड्यूस। क्योंकि जेड लाइन अपनी जगह से हिल के उधर जा रही है, तो आई बैंड भी क्या हो जाएगा सर, रिड्यूस। अच्छा वो छोड़, आई बैंड तो रिड्यूस हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, सार्कोमियर। डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, सार्कोमियर। अगर दोनों जेड लाइन आगे आगे बढ़कर यहां तक आ गई, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो सार्कोमियर भी क्या हो जाएगा सर, रिड्यूस। मतलब अपनी थ्योरी के कंक्लूजन्स क्या आ रहे हैं आप देख रहे हो बेटा। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस थ्योरी? कंक्लूजन ये है बच्चा कि एच जोन ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, क्योंकि एक्टिन अंदर घुस चुका है सर पूरा, और उसको मायोसिन खींच के लेके जा रहा है। एक्टिन अपनी जगह से हिला, अंदर की तरफ गया करके आई बैंड भी क्या हो गया बेटा तेरा, रिड्यूस। आई बैंड रिड्यूस हुआ क्योंकि जेड लाइन हिली। जेड लाइन का हिलना मतलब सार्कोमियर का जो डिस्टेंस था वो भी क्या हो रहा है सर, रिड्यूस। क्योंकि दोनों जेड लाइन अगर अपनी जगह से हिले गए, तो सर जब जेड लाइन इधर इधर आएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन वो भी क्या होगा, रिड्यूस। लेकिन आप ध्यान दो, जब दोनों जेड लाइन इधर 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 आएंगे तो यहां आके रुक जाएंगे, मायोसिन पे आके रुक जाएंगे। मतलब ये दो जेड लाइन है, ये नजदीक 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 आ रहे, बस ऐसा चिपक नहीं जाएंगे सर, यहां आके रुक गए। सर इसके आगे क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि बीच में हॉरिजॉन्टल क्या लगे हुए सर, मायोसिन। ये देखो बीच में हॉरिजॉन्टली क्या लगे हुए बेटा, मायोसिन। और ये मायोसिन बहुत मोटे और टफ प्रोटीन्स है। मतलब सर आपकी जेड लाइन यहां पे आके रुक जाएंगी। ये देखिए, अब ये आपकी जेड लाइन यहां आके रुक गई सर, ये जेड लाइन यहां आके रुक गई। इसका मतलब सर जो ए बैंड था पहले से इतना ही था, देखो यहां से लेकर यहां तक ए बैंड था, तो जेड लाइन उसके अंदर नहीं घुस पाई। मतलब ए बैंड अपना क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। ए बैंड की जो विड्थ थी उसमें कोई कमतरता हुई क्या बेटा, नहीं। तो सर सब कुछ कम हुआ, लेकिन ए बैंड हमारा क्या रह गया सर, कांस्टेंट। चाहे मसल कितना भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ए बैंड हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है? अब ए बैंड के अलावा एक और चीज कांस्टेंट थी, पता है क्या, लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ये देखो, ये एक्टिन और मायोसिन है, ये तो सिर्फ स्लाइड कर रहे हैं ना एक दूसरे पे, स्लाइडिंग। आपको क्या लग रहा है ये एक्टिन ऐसा मुड़कर ऐसा छोटा हो जाएगा सर, नहीं। क्या उसकी लेंथ ऐसी लंबी हो जाएगी सर, नहीं। तो ये जस्ट स्लाइडिंग है रे। इनका जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक एक्टिन है, यहां से लेकर यहां तक एक्टिन है, तो उसकी लेंथ ना कम हो रही है ना बहुत बढ़ रही है, वो सिर्फ स्लाइड कर रहा है। वो सिर्फ क्या कर रहा है सर, स्लाइड। तो सर ए बैंड के साथ साथ एक और चीज कांस्टेंट थी, द लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी व्हाट, कांस्टेंट। तो ये एमसीक्यूज में आते हैं आपको, कंक्लूजन्स ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एच जोन रिड्यूस, आई बैंड रिड्यूस, सार्कोमियर रिड्यूस, ए बैंड कांस्टेंट, लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन इज ऑल्सो कांस्टेंट। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे की कहानी बच्चों, अब नेक्स्ट कहानी क्या रहेंगी बच्चों, आप ये सुनिए। अब आपने कॉन्ट्रैक्शन करा दिया, कॉन्ट्रैक्शन करा के ये पूरा सार्कोमियर बदल दिया, ये जेड लाइन इधर आ गई, आई बैंड गायब हो गया, एच जोन गायब हो गया, सिर्फ ए बैंड ही बचा। अब आपको कुछ ये भी बताना पड़ेगा ना सर कि मसल को रिलैक्स कैसे करते हैं। सर जैसे आपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया था, पूरा उल्टा जाओ, मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्स। सबसे पहले मसल को रिलैक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपल्स भेजना बंद करो। इंपल्स का भेजना बंद हो गया तो कैल्शियम और एटीपी का भी आना क्या हो जाएगा, बंद। क्योंकि जब तक कैल्शियम और एटीपी आते रहेंगे, ये एक्टिन और मायोसिन का ब्रिज बनता रहेगा और तब तक वो स्लाइडिंग चलती रहेगी। कैल्शियम एटीपी बंद, वो धागा वापस लग जाएगा ट्रोपोमायोसिन और सॉकेट बुझ जाएंगे और इनका ब्रिज टूट जाएगा। जैसी ब्रिज टूट जाएगा, रिलैक्सेशन, सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, रिलैक्सेशन। तो अब आप मेरी बात को समझिए, मेरा एक ही सवाल था, एक्टिन को खींच के लाया कौन था, मायोसिन। मायोसिन उसको खींच के लाया था। अब ब्रिज टूटने के बाद एक्टिन वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे कैसे गया, एक्टिन फिर से वापस कैसे गया, कौन लेकर गया उसको वापस, मायोसिन नहीं लेकर जाता है, मायोसिन उसको खींच कर लेकर आया और छोड़ डाला। अब बोला तू तेरा जा। कौन लेकर जाएगा सर एक्टिन को वापस, क्योंकि एक्टिन अगर अपनी पोजीशन में वापस आ गया
तो आई बैंड नॉर्मल हो जाएगा, सार्कोमियर नॉर्मल हो जाएगा और एच जोन फिर से नॉर्मल हो जाएगा सर। तो एक्टिन का वापस नॉर्मल पोजीशन में आना बहुत जरूरी था। बेटा कौन करेगा पता है? जेड लाइन। बोले तो नहीं इसे, इलास्टिक इलास्टिक। ये एक्टिन है, इसके इस कोने पे जेड लाइन थी, मैं यहां से इसको खींच रहा था, मायोसिन ऐसा खींच के लेके जा रहा था, मैंने खींचा 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 और छोड़ डाला। छोड़ती क्या हो गया सर? जेड लाइन उसको वापस खींच के लाई। मतलब जब मैंने एक्टिन को खींचा 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 छोड़ दिया तो जेड लाइन इलास्टिक थी, जेड लाइन उसको वापस ले गई बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन। तो जेड लाइन का रोल इंपॉर्टेंट था फॉर द रिलैक्सेशन पर्पस। चलो अब उसकी भी पॉइंट्स बना देंगे सर। रिलैक्सेशन ऑफ मसल। तो पहला पॉइंट क्या था सर? इंपल्स ट्रांसमिशन। इंपल्स ट्रांसमिशन आपको क्या करना था बेटा? स्टॉप। इंपल्स बंद कर दो। इंपल्स अगर बंद हो गया तो आपका जो रिलीज ऑफ कैल्शियम एंड एटीपी, ये भी क्या हो जाएगा सर? स्टॉप। रिलीज ऑफ कैल्शियम एंड एटीपी, ये भी क्या हो जाएगा सर? स्टॉप। नेक्स्ट, अब बताइए क्या होगा आगे? तो सर ये अगर रिलीज स्टॉप हो गया तो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला सर। तो सिंपली ब्रिज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा सर। पहले ब्रिज तोड़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? वो सॉकेट बंद करने पड़ेगा। तो ट्रोपोनिन आई एक्टिवेट होगा। ट्रोपोनिन आई ये क्या करेगा सर? मास्किंग। मास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट। जैसी मास्किंग होगी ब्रिज टूट जाएगा सर। ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज, मतलब एक्टिन और मायोसिन का नाता टूट गया और वैसे ही जेड लाइन उसको वापस खींचेंगी फिर से। जेड लाइन इलास्टिक है, जैसी ब्रिज टूटेगा तो जेड लाइन इज पुलिंग बैक व्हाट? एक्टिन, उसको वापस खींच के लाएगी सर। नेक्स्ट, अब जेड लाइन जब एक्टिन को वापस से खींच के ला रही है तो अब क्या होने वाला है सर? सार्कोमियर फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। तो सार्कोमियर रीगेन इट्स नॉर्मल लेंथ। सार्कोमियर रीगेन इट्स नॉर्मल लेंथ। तो यहां तक बात समझ में आई? तो कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी भी लिखवा के दे दी और साथ में रिलैक्सेशन के पॉइंट भी लिखा दिए। मैंने आपको सबके पॉइंटर दिए, पॉइंटर, मेन पॉइंट्स, और यही मेन पॉइंट्स तुम्हारे एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए बेटा सारे पॉइंट्स को। यहां से हमने शुरू किया था बेटा, ये पूरा मोटर यूनिट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वगैरह, सारी कहानी इंपल्स से शुरू होती है सर। इंपल्स बंद तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? बंद। अब आपके एनसीईआरटी बुक में 2 डायग्राम दिए मसल कॉन्ट्रैक्शन को लेकर, तो उसको एक बार समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है? चलिए बच्चों, इस डायग्राम को थोड़ा गौर से देखिए। अब इसमें कुछ नहीं बेटा, इसमें आपका मैं बताता हूं क्या दिए हुआ है। ये वाला जो चीज है ये कौन है? आपका मायोसिन। और ये ऊपर वाला जो फिलामेंट है ये कौन है बेटा? एक्टिन। अपन शुरू करें यहां से, ये है नंबर 1, यहां से शुरू करते पढ़ना, एक साइकिल में पढ़ना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है? अब सर यहां पे एटीपी आया, तो एटीपी से ब्रिज बनता है क्या टूटता है? टूटता है। तो यहां देखो नीचे लिखा ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब ये पूरी साइकिल है, कहीं ना कहीं से शुरू करना है, तो हमने ब्रिज को तोड़ा। तो आप देखिए एक्टिन और मायोसिन के बीच में ब्रिज क्या हुआ बेटा? टूटे हुआ है। अब आगे क्या होगा सर? ये एटीपी अब ये किस में जा रहा है? मायोसिन के हेड में। किस में जा रहा है बेटा? मायोसिन के हेड में। अब आगे चल के क्या होगा देखो, एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया? एडीपी और पीआई, मतलब ये रिएक्शन होगी ना सर, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एडीपी प्लस पीआई। और इसमें कौन सा एंजाइम जिम्मेदार था बच्चों, आप बताइए? एटीपेस। तो ये कौन से फिलामेंट की एक्टिविटी थी? मायोसिन। अब जैसी एनर्जी मिलेगी, ये जो हेड है ये धीरे धीरे जाके ऊपर किसको अटैच होने वाला है? रे एक्टिन फिलामेंट को। अब देखो यहां पे अटैच हो गया, यहां दिख रहा है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। देखो यहां लिखे हुआ है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, यहां पर आ गया अपन थर्ड पॉइंट। जस्ट लुक एट दिस, यहां पे इन दोनों के बीच में ब्रिज बन चुका है, लाइक दिस अपन जो बनाते, ठीक है? अब ब्रिज बनने के बाद ये इसको पुल करेगा, खींचेगा,
मायोसिन एक्टिन को खींचेगा, ये देखो यहां ऐसा खींच के यहां ढकेल दिया, जैसी ढकला उसको क्या बोले, स्लाइडिंग और रोटेशन। तो स्लाइडिंग हो गई, ढकेल दिया, ढकेलने के बाद क्या रिलीज हो गया, एडीपी हो गया। एडीपी कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास वापस रिसाइकल होने के लिए, क्योंकि अगर उसमें अपन ने एक और फास्फोरस डाला तो एडीपी फिर से क्या बन जाएगा सर, एटीपी, और फिर से क्या हो गया सर, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब देखो शुरुआत ऐसी हुई, एटीपी आया, ब्रिज टूटा, फिर यहाँ पे एटीपी टूट के एडीपी बना, एनर्जी मिली, एनर्जी मिल के फिर से क्या बना सर, ब्रिज, और ब्रिज बनने के बाद उसने उसको स्लाइड किया, स्लाइडिंग और रोटेशन। तो ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट। देखो 1 2 3 4 अपन ने इसलिए लिखा क्योंकि एक सीक्वेंस तो अपने को पकड़ना बहुत जरूरी था। आपको याद रखना है ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, एज इट इज ये डायग्राम स्कैन होके आएगा, लेबलिंग्स गायब हो जाएंगी। जैसे मान लो ये ए लेबलिंग तो ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ये बी लेबलिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, और ये सी लेबलिंग स्लाइडिंग और रोटेशन। अब मैंने ए बी सी लिखा तो हमेशा ए बी सी इसी पैटर्न में आएगा, ऐसा नहीं होता है। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, ये डायग्राम आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज, मतलब दैट इज अ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब मैंने आपको अभी सिखाया एक सिंगल मायोफिब्रिल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब अपने को ये देखना है मल्टीपल मायोफिब्रिल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसके लिए भी एक डायग्राम अपने पास दिया हुआ है बेटा, लेट्स सी हियर, ये रहा बेटा, ये देखिए, ये है मल्टीपल मायोफिब्रिल्स का किस्सा। सी दिस, यहां पे दो मायोफिब्रिल दिए, सॉरी मायोफिब्रिल बोल रहा हूं, सार्कोमियर, सॉरी एक सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होना मैंने सिखाया। अब दो सार्कोमियर एक साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि अगर एक सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाजू वाला सार्कोमियर क्या हो जाता है, रिलैक्स। लेकिन अपने को मुद्दा क्या करना है, सारे सार्कोमियर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये दो सार्कोमियर देखो, यहां एक जेड लाइन, यहां एक जेड लाइन, यहां पे एक और जेड लाइन, तो ये एक सार्कोमियर हो गया नंबर 1, और यहां से इधर दूसरा सार्कोमियर हो गया। अगर मैं ये सार्कोमियर को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, ये जेड लाइन यहां खींची जाएंगी तो बाजू वाला क्या हो जाएगा, रिलैक्स। अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, इधर खींचता हूं जेड लाइन, तो ये वाला क्या हो जाएगा सर, रिलैक्स। इसके लिए अगर हमको दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको एक बेस्ट बताता हूं, आप हमेशा दो जेड लाइन पकड़ेंगे, कौन से, कॉर्नर्स वाले, फर्स्ट एंड लास्ट। अब ये दोनों जेड लाइन को अंदर लाओ, जिससे क्या होगा, दोनों सार्कोमियर एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दोनों सार्कोमियर कैसे होंगे बेटा, एट अ टाइम। मतलब सर अगर 10 सार्कोमियर होते, कुछ नहीं, पहली जेड लाइन ले और सबसे आखिरी जेड लाइन है, सबको अंदर खींच के ला, दोनों जेड लाइन को अंदर खींच के ला, तो सारे सार्कोमियर एक साथ क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। अब तो सिर्फ जेड लाइन पे फोकस कर, ऊपर वाली कंडीशन रिलैक्स है, रिलैक्स मायोफिब्रिल। ये देखो यहाँ एच जोन दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा बड़ा एच जोन है, ये देखो, ठीक है। ये आई बैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और ये ए बैंड इन्होंने बताया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, पूरा ए बैंड है जहां पे मायोसिन। ये अंदर वाला ये वाले क्या है सर, दिस आर मायोसिन, और ये पतली पतली लाइन क्या दिख रही सर, दिस आर एक्टिन। उतना देख के समझ में आता है बेटा, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसको, ठीक है। नाउ यू फोकस, अगला स्टेज है कॉन्ट्रैक्शन। ये पहला हो गया, ये दूसरा। कॉन्ट्रैक्शन में उन्होंने क्या किया, कौन से दो जेड लाइन को हिलाए, देखो बीच की लाइन हमेशा एक ही लाइन में, जेड लाइन जेड लाइन जेड लाइन, तीनों कंडीशन में एक ही थे, देखे। लेकिन आप देख रहे होंगे इधर की और इधर की जेड लाइन, ये एक जेड लाइन और ये दूसरी जेड लाइन, ये अपनी जगह से हिल चुके। यहाँ की जेड लाइन देखो थोड़ी अंदर आ गई, और यहाँ की भी जेड लाइन देखो थोड़ी अंदर आ गई। मतलब ये कॉर्नर कॉर्नर की जेड लाइंस को अंदर ला रहे, ताकि ये क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट। एंड द फोकस ऑन एच जोन, यहाँ एच जोन कितना बड़ा है और यहाँ एच जोन देखो छोटा हो गया, तो एच जोन क्या हो रहा है सर, रिड्यूस। एच जोन रिड्यूस हो रहा है, मतलब एक्टिन अंदर 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 की तरफ आ रहे हैं, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट डायग्राम में मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन। मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एच जोन गायब ही हो गया, क्योंकि आप यहां देखिए एक्टिन इज ओवरलैपिंग द एक्टिन। मतलब सर आप देखिए पहले एक्टिन अंदर 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 आया, तो ये एच जोन इतना बचा। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, अब ये एक्टिन ने एक्टिन को ओवरलैप कर दिया। किसने किसको ओवरलैप कर दिया, एक्टिन ने एक्टिन को ओवरलैप कर दिया। जब एक्टिन एक्टिन को ओवरलैप करेगा तो एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। सो एच जोन कब डिसअपियर होता है, इन द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। एच जोन कब कम होता है, इन द नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन। और एच जोन कब पूरा दिखाई देगा, इन द रिलैक्स कंडीशन। तो ये डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये तीनों डायग्राम आपको दे देंगे, आपको बोलेंगे कंडीशन पहचानो, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्टाइल, मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्टाइल। मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्टाइल कैसे पहचानेंगे, जब एक्टिन एक्टिन को ओवरलैप करेगा। ये देखो ना, ये जेड लाइन यहां से अंदर आई और ये जेड लाइन और अंदर आई, अंदर अंदर की तरफ शिफ्ट होते हैं। लेकिन बीच की जेड लाइन देखो आप, एक ही लाइन में थी। बीच की जेड लाइन देखो, वो एक ही लाइन में थी बेटा। कॉर्नर्स के जेड लाइन अंदर अंदर ला रहे। तो मतलब सादी भाषा में जब आपको एक से ज्यादा सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करने,
तो पहली और आखिरी जेड लाइन पकड़ने का और उनको अंदर अंदर लाने का, तो पूरे सार्कोमियर किस में आ जाएंगे सर? कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? पक्का है? तो ये 2 डायग्राम क्लियर हो गए बेटे। और आपको अब इसकी थ्योरी एक बार पढ़ लेनी है फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक और आपको काम खत्म करना है। चलिए, तो यहां पर खत्म हो गया मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बहुत जल्द मिलेंगे विद द एक्सटेंडेड वर्जन, जब तक इसको अच्छे से पढ़िए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।